नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना से देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दरअसल में पूरे दिन भर की जो बड़ी खबरें होती हैं, चाहे वो राजधानी पटना से जुड़ी हों या फिर पूरे प्रदेश से, उन तमाम खबरों को लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं। और इसका हमारा जो मकसद है वह यह है कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, वो पूरे दिन भर जिन खबरों का संकलन करते हैं, जिन खबरों को जाकर वो कवर करते हैं, उस खबरों को का एनालिसिस करना, उस पर विश्लेषण करना और यह समझने की कोशिश करना कि वाकई में उस खबर का कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि देखिए, जो जिन खबरों को हम दिखाते हैं या फिर जिन खबरों को कोई भी पत्रकार जाकर कवर करता है या फिर जो उसको दिखाता है, उसका मकसद सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता है कि हम सिर्फ खबरों को कवर करें और आपके सामने उस खबरों को परोस दें, बल्कि उस खबर के पीछे की क्या खबर है वो रिपोर्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन उस खबर पर काम करते हैं फील्ड में रह करके। और हमारा जो ये कार्यक्रम है रिपोर्टर्स लाइव, इसका मकसद भी यही है कि हम जो पूरे दिन भर आपको खबरों को दिखाते हैं, उस खबर के पीछे की खबर क्या है इसको बताने और इसको समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो आज जो दिन भर की खबरें हैं वह यह है कि कल राहुल गांधी, आपने नाम सुना होगा, देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से वो बनते आ रहे हैं, उनका दौरा बिहार में हो रहा है। और कल वो राजधानी पटना आ रहे हैं, जहां पर बापू सभागार में वो जाएंगे और वो संविधान को लेकर के चर्चा करेंगे लोगों के साथ। बेसिकली कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि यह प्रोग्राम कांग्रेस का नहीं है, बल्कि यह प्रोग्राम एक एनजीओ का है, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट अपना ज्ञान देने के लिए संविधान को लेकर के कि भाई देश का संविधान खतरे में आखिर क्यों है, राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। इसके अलावा वो सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का कार्यालय है, वहाँ वो जाएंगे। वहाँ जाकर के वो अपने पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी और अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर एक बिल्डिंग बना है, उसका वो इनॉग्रेशन जाकर के करेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि संभवतः वह अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर तेजस्वी यादव के साथ भी बिताएं। लेकिन इस खबर की अभी औपचारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। तो कल की ये बड़ी खबर है, जिस पर कि आज पूरे दिन भर गहमा गहमी, हर जगह पोस्टर बैनर देखने को मिला है। न्याय यात्रा नाम दिया गया है राहुल गांधी के इस यात्रा को। तब उस न्याय यात्रा में राहुल गांधी पार्टी के नेताओं के साथ या फिर पार्टी के साथ या फिर कार्यकर्ताओं के साथ कितना न्याय कर पाएंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी कल। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। हालांकि हर एक 3 साल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। मुझे याद है कि पिछले 3 साल पहले भी जब यहाँ पटना में बैठक हुई थी, तो पटना के एक निजी जो होटल है, उस होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि क्या लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लालू प्रसाद यादव ने नहीं छोड़ा था। एक बार फिर से अनायास ये चर्चा जोरों पर है कि क्या लालू प्रसाद यादव वाकई में अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब तक जिंदा रहेंगे, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, राजनीति में सक्रिय रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लालू प्रसाद यादव अगर छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आरजेडी टूट जाएगी। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि जगदानंद सिंह, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो राजनीति से कल संन्यास ले लेंगे सार्वजनिक मंच से, और उनकी जगह पर कुछ नामों की चर्चा, जिस पर हम आगे संवाद करेंगे अपने संवाददाता के साथ, तो फिर आपको बताएंगे कि कौन लोग अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सबके बीच आज मंगनी लाल मंडल, बहुत वेटरन लीडर हैं बिहार के, पुराने नेता हैं, धानुक समाज से बिलोंग करते हैं, किसी जमाने में नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने कई बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको दे रखी थी। उनको आज अचानक 4:30 बजे तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पार्टी कार्यालय में और कहते हैं कि भाई मंगनी लाल मंडल जी को जो है वो आरजेडी में शामिल करा लिया गया है। अब मंगनी लाल मंडल जी के आने के बाद क्या एक बार फिर से मंडल कमंडल की सियासत करके आरजेडी सत्ता में वापस आना चाहेगी, या फिर मंडल जी को पार्टी में इसलिए लाया गया है ताकि धानुक समाज का वोट जो है वो साथ लाया जा सके? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख हैं, वो लंबे समय बाद आज बिहार आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, क्या कुछ बातचीत की, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई उसमें क्या लाभ मिल रहा है, और इसके अलावा दिन भर प्रदेश की क्या बड़ी खबरें रही, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम राहुल गांधी को लेकर चर्चा करते हैं, और इस वक्त हमारे साथ विवेक, चूंकि कांग्रेस बीट यहाँ पर देखते हैं, विवेक से हम इस पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। विवेक, राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, कल काफ़ी बैनर पोस्टर लगा है दिन भर, मैं भी आपके साथ कुछ समय बिताया हूँ।
न्याय यात्रा क्यों नाम दिया गया इसको, और राहुल गांधी के आने का उद्देश्य क्या सिर्फ संविधान को लेकर के चर्चा करनी है, या फिर संविधान के साथ साथ अपने संगठन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए वो पटना आ रहे हैं? जी बिल्कुल, राहुल गांधी एक साल बाद बिहार पटना आ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर चुके हैं, लेकिन राजधानी में उनकी एक साल बाद आगमन हो रहा है। और ऐसे में लेकर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उत्साह है, और इसके साथ ही साथ जो बापू सभागार में जो कार्यक्रम रखा गया, सिविल सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम रखा गया जिसमें संविधान सुरक्षा नाम दिया गया। इसकी संविधान को लेकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो चर्चाएं हुई, उसके बाद जो संविधान में जब लोकसभा चल रहा था उस समय भी चर्चा जो हुई, उसको लेकर जिस तरीके से जो तमाम सवाल आया, और इसके बाद जो अंबेडकर को लेकर जो कई जो पंक्तियां जो सामने आई, उसको लेकर जो है वो सिविल सोसाइटी की ओर के कार्यक्रम जो रखा गया उसमें वो शिरकत करेंगे, और जो सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है उस पर निशाना साधेंगे। इसके साथ साथ जो है वहाँ से सीधे वो सदाकत आश्रम जाएंगे, 1:30 बजे के करीब जो है सदाकत आश्रम जाएंगे। वहाँ पर जो 2 आवास बन रहे हैं, एक राजीव गांधी के नाम से जो आवास बन रहा है, क्योंकि वो सदाकत आश्रम जो बड़ा है, उसका फील्ड जो ग्राउंड बड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ जो कर्मचारी लोग काम करते हैं उनके लिए आवास नहीं है, तो उनके नाम से इंदिरा आवास योजना के तहत वहाँ पे आवास बनाया जा रहा है, जो 1 BH करके 8 फ्लैट वहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके साथ जो राजीव गांधी जो सभागार होगा उसमें कोई बड़े कार्यक्रम अगर होती है वहाँ पे पार्टी की ओर से की जाती है तो उसमें लोग शिरकत करेंगे। वो उसमें 1000 लोगों को बैठने की कैपेसिटी रखा गया है। इसके साथ साथ वो अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे, और एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो पार्टी कार्यालय में जो कार्यक्रम रखा गया उसका नाम कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। इसके साथ ही साथ जो बहुत लंबे समय से तैयारियां हो रही है कि किस तरीके से कांग्रेस को बिहार में एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि अभी तक जो जगन्नाथ मिश्रा के समय से अगर देखा जाए उस समय से बाद कांग्रेस पूरी तरीके से अपने बलबूते खड़ी नहीं हो पाई है। और ऐसे में अभी आज सुबह जो अशोक चौधरी उन्होंने सीधे तौर पे निशाना साधते हुए कहा कि जब राहुल गांधी आए थे, अध्यक्ष बने थे, उस समय सभी लोग को भरोसा हुआ था कि अब कांग्रेस है कुछ आगे करेगी, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ, तो वो भी कांग्रेस के ही नेता रह चुके हैं अशोक चौधरी। आपकी चूंकि बात हुई होगी अखिलेश सिंह जी से, चूंकि आपने खबर भी डाला है, अखिलेश जी गए हुए थे शाम में देखने के लिए, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि भाई न्याय यात्रा, चूंकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई एक एनजीओ के कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान को लेकर के चर्चा होगी। आपको पता है कि राहुल गांधी लगातार संविधान बचाओ यात्रा पर पूरे देश का वो भ्रमण कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि उनको लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी कांग्रेस का सीट बढ़ा। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई वाकई में क्या संविधान बचाने की बात चल रही है, उसको लेकर के आ रहे हैं, या वाकई में भाई जो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है तो वो न्याय किसके साथ करेंगे? क्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, या फिर यह बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई जो अभी आप, मुझे लगता है कि आज आप कुछ पढ़े हैं इसको लेकर के कि जगन्नाथ मिश्रा के। चलो, तो ये अभी आप विवेक की जुबानी सुन रहे थे कि राहुल गांधी जब कल आ रहे हैं बिहार के दौरे पर तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम। विवेक, हम फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ महीप हैं, चूंकि राहुल गांधी कल जो बिहार आ रहे हैं तो पहले महीप से यह समझ लेते हैं कि भाई जो तेजस्वी यादव, जब पिछली बार राहुल गांधी आए थे तो सासाराम में वो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे तेजस्वी यादव, इस बार क्या राहुल गांधी उनके साथ, तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात होगी? क्या वाकई में वो ड्राइव सीट पर बैठेंगे, या फिर राहुल गांधी का कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो तेजस्वी से मिलेंगे? पहले हम लोग इसी सवाल पर बात कर लेते हैं कि क्या आपके पास कोई जानकारी है कि कल राहुल गांधी तेजस्वी से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जो कि आप आरजेडी बीट देखते हैं? बिल्कुल, कल राहुल गांधी और तेजस्वी का मिलने का अभी तक का जो हमारे पास प्रोग्राम है वो कुछ भी नहीं है। चूंकि कल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो भी 11 बजे से होटल मौर्या में होगी, जो एक निजी होटल है। वहीं दूसरी तरफ जो एसके मेमोरियल हॉल है, वहाँ भी 11 बजे से राहुल गांधी का प्रोग्राम है। जो न्याय बचाओ यात्रा या संविधान बचाओ यात्रा कर सकते हैं, वह प्रोग्राम है। भले ही एनजीओ की तरफ से बुलाया गया हो, लेकिन इसमें जो चर्चा होगी कांग्रेस की तरफ से यही होगी। वहीं आपको राजीव जी बता दें अपने दर्शकों को कि जो कल की आप पूछ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी, अभी तक हमारे पास जो भी शेड्यूल आया है उसमें कहीं भी राहुल गांधी का या फिर तेजस्वी यादव का मिलने का कोई शेड्यूल उसमें नहीं है। किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने अपने सोर्सेज से पूछा तो
हो सकता है कि जाते जाते अगर लास्ट टाइम पर हो तो एक बार राहुल गांधी चले जाएं, लेकिन शायद 2:30 बजे के बाद उनकी फ्लाइट है यहाँ से वापस दिल्ली की। 5 बजे फ्लाइट है। अभी मेरी बात हो रही थी कांग्रेस के नेताओं से, तो 5 बजे यहाँ से उनकी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ लेगी। नहीं तो वो फिर से रिसफल हुआ होगा, यानी फिर से उसको किया गया हो, रिशेड्यूल हुआ होगा। लेकिन अभी तो जो हमारे पास जानकारी थी वो 2:30 बजे की थी, तो उसके बाद अब जब जैसे टाइमिंग चेंज हुआ तो हो सकता है कि बाद में जाके वो मिल लें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं आया है। चलो देखिए, अगर राहुल गांधी कल तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ वाकई में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलिए महिप, कल की एक बड़ी खबर है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वो भी लगभग 3 साल बाद। आपके पास क्या जानकारी है कि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? चूंकि अक्सर ये चर्चा होती है जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है कि भाई लालू जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। कल की बैठक को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है आरजेडी की, क्योंकि आज पूरे दिन आप आरजेडी कार्यालय में थे? जी बिल्कुल, कल सबसे पहली चर्चा ये होगी कि आखिरकार जगदानंद सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 1 महीने 20 दिन यानी कि 29 नवंबर से ही पार्टी कार्यालय आना छोड़ चुके हैं। क्या कल वाकई में जगदानंद सिंह पार्टी होटल मोरे जो नीचे होटल है वहां आएंगे, उसमें सम्मिलित होंगे, या वहां से भी वो नदारत रहते हैं? ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि वो लगातार 1.25 महीने से ऊपर हो गया है और एक दिन भी अपने पार्टी कार्यालय नहीं है। ऐसे में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है तो क्या वो पहुंचते हैं? सबकी निगाहें उसी पर होंगी। लेकिन पटना पहुंच चुके हैं, जो जानकारी मुझे मिली है कि जगदानंद सिंह अपने गांव से पटना आज पहुंच चुके हैं लगभग 4 बजे के करीब। तो मुझे लगता है कि, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद कल वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। हो सकता है, कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन क्योंकि आज जिस तरह से देखा जाए तो मंगनी लाल मंडल हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, और आज करीब 4:30 बजे उन्होंने जो है आरजेडी का दामन थाम लिया। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इन्हें पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो हो सकता है कि कल उनके संन्यास के साथ ही जो है उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मंगनी लाल मंडल के नाम पर मुहर लग सकती है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि खुद तेजस्वी जी से जब हमने पूछा कि क्या जिस तरह से जगदानंद सिंह ने जो करीब 1.25 महीने से ऊपर हो गए हैं वो पार्टी कार्यालय नहीं आए, तेजस्वी यादव, आलोक मेहता का नाम पहले चल रहा था। आलोक मेहता भी फिलहाल एक मामले में फंस गए हैं। इसके अलावा उदय नारायण चौधरी का नाम चल रहा है, अति पिछड़ी जाति से हैं। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम चल रहा है। तो आपको लगता नहीं कि इन लोगों में से भी किसी के नाम पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है, लेकिन आज तक वो अभी तक जो मैंने देखे जा रहे हैं, क्योंकि आलोक मेहता को पूरी दुनिया जान रही है कि वो एक मामले में फंस चुके हैं। और जहां तक उदय नारायण चौधरी की जो आप बात कर रहे थे, तो अगर उन्हें बनाया जाना रहता तो पहले ही बना दिया जाता, क्योंकि वो 1 महीने 20 दिन का समय जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में अभी तक ये निर्णय नहीं लिया जाना कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर भीतर खाने की जो है वो राजनीति है। क्योंकि जो जगदानंद सिंह है उनको भी लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह लेके आए थे, और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को जो पूरी की पूरी लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, उन्हें पूरी की पूरी पार्टी को लाइन पर लाया। जो पार्टी लोग अनुशासन देखते हैं या पार्टी में जिस तरह का कार्यकलाप देखते हैं, वो सारा चीज जो है जगदानंद सिंह का ही दिया हुआ है। तो ऐसे में कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि चलो मैं ठीक है, क्योंकि समय भी अभी हमारे साथ और भी कई सहयोगी हैं। तो आरजेडी की कल बहुत ही अहम बैठक है। हालांकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, क्योंकि मैंने भी कवर किया है कई बार, तो उसमें बेसिकली सदस्यता अभियान पर चर्चा होती है। और जो मुझे लग रहा है कि कल जो चर्चा होगी उसमें सदस्यता अभियान के साथ साथ जो तेजस्वी यादव की माई बहन योजना है, इसके अलावा 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात है, इन मुद्दों को उसमें उठाया जा सकता है कि भाई इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाइए और इसके बाद चुनाव कैसे जीता जाएगा। मुझे लग रहा है कि इन मुद्दों पर ज्यादा कुछ चर्चा होगी। हमारे साथ स्नेहा है, स्नेहा अमूमन रिसर्च अभी कर रही है क्योंकि अभी नई जर्नलिस्ट बन रही है। अभी स्नेहा, कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, हालांकि खबर कल ही आ गई थी, लेकिन कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को, ये स्नेहा बताएंगे आपको। जी स्नेहा बताइए, आज आपने कर्मचारियों को लेकर के क्या कुछ रिसर्च किया कि भाई
मोदी सरकार काफी खुश हुई है। कहा यह जा रहा है कि वेतन में कई गुना वृद्धि होगी, 34% लगभग पेंशनधारियों का भी पेंशन जो है वो बढ़ेगा। सर खुशी की बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। जो 8वां वेतन आयोग गठन है इसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, और ये जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी आयोग की जो सिफारिशें हैं। वहीं 7वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो दिसंबर 2026 तक जारी रहेंगी। 8वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 17,000 है, 17,000 है, तो उनकी सैलरी 2 गुना से लेकर 2.5 गुना तक बढ़ा दी जाएगी। अगर किसी की सैलरी 2 लाख है तो 4 लाख 4.5 लाख तक बढ़ सकती है। वही पेंशन में भी इजाफा कर दिया जाएगा। करीब 45 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 68 लाख रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। चलिए स्नेहा, आपके लिए कम से कम अच्छी खबर है कि आपके पिताजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब में है तो उनकी सैलरी में 100% इंक्रीमेंट होगा। मंजेश, आपको लगता नहीं है कि जो सैलरी जो बढ़ेगी लोगों की लगभग 100% जैसा ये बता रही है, महंगाई की मार से मध्यम वर्गीय परिवार जो है और जो लोअर फैमिली है उसको गुजरना पड़ेगा एक बार फिर से? बिल्कुल, ये तो सर हो ही रहा है। दिन प्रतिदिन हम महंगाई बढ़ते हुए देख ही रहे हैं और शायद इसी से बचने के लिए जो है केंद्र की सरकार पहले और उसके बाद फिर राज्य सरकार हर 10 वर्ष पर जो है एक नया वेतन आयोग लेकर आती है और सरकारी कर्मचारियों को इसमें थोड़ा सा फायदा जरूर मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आम लोगों की देखें तो आम लोगों को इतना जल्दी तो नहीं, इन लोगों की तरह जल्दी तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब तक जाके वो एडजस्ट कर पाते हैं उसके बाद फिर से एक नया वेतन आयोग आता है और इस तरह से जो है आम लोग तो हर दिन सफर कर ही रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो या हमारे और आप जैसे लोग जो हैं वो सफर करेंगे इससे। देखिए हमारे भी चेहरे पर तो दिख रहा है, लेकिन आपके चेहरे पर निश्चित तौर पर दिख रहा है कि आप भी इस संकट से जूझ रहे हैं। चलिए, एक और बड़ा ये महत्वपूर्ण है कि चूंकि पूरे दिन भर प्रदेश की खबरों को आप खंगालते हैं स्क्रीन पर बैठ करके, आज बताइए कि प्रदेश की बड़ी खबरें क्या रही? प्रदेश की सर आज की अगर खबरों को लें तो एक तरफ कल शाम में हम लोग एक खबर देखे थे और हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि निगरानी विभाग की टीम जो है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे जंग बहादुर, उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की थी और वह छापेमारी कल देर शाम से जब शुरू हुई तो आज सुबह तक चली है। हमारे साथ चंदन भी हैं। चंदन हमारे साथ युवा हैं, लेकिन देखिए भाई ठंड इतनी ज्यादा है कि चंदन जो है वो बुजुर्ग की तरह टोपी पहन लिए। चंदन जिस टोपी को खोलिए, क्योंकि मेरे सर पे बाल भी नहीं है और देखिए कि मैं फिर भी हूँ। चंदन जी बताइए कि क्या कुछ है डेवलपमेंट इस पूरे मामले में? जी देखिए, चूँकि जांच जो है वो पूरी कर ली गई है और पुलिस के जो निगरानी के डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है चार्जशीट जो है वो सबमिट किया जा रहा है कोर्ट में। चूँकि लगातार जो है कल से ही रेड चल रही थी और कई ठिकानों पर रेड चली है और लगभग 46 लाख रुपए के कैश की जो संपत्ति जो है वो बरामद हुई है और कई दस्तावेज जो है वो बरामद हुआ है। तो बिल्कुल उनका जो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बढ़ने जा रहा है और चूँकि अभी जो विभागीय जो कार्रवाई होती है वो शुरू हो गई है। ये भी हो सकता है कि उन्हें जो है निलंबित जो है वो जल्द ही निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि जब किसी पे कार्रवाई होती है, रेड होती है और वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक स्लोगन रहा है, तो उन पे तुरंत जो है वो कार्रवाई जो है कर दिया जाता है। तो सरकार के धन कुबेर हैं ये लोग, पूरा जो लूट रहे हैं पूरा जनता के पैसे को। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो निगरानी है, आर्थिक अपराध इकाई है, इन लोगों की सूची बना रखी है और आए दिन आप देख रहे हो कि लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है इन लोगों भ्रष्टाचारियों अधिकारी पे जो है वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सरकार की जो मुहिम है वो रंग ला रही है। चंदन, अभी मैं एक खबर देख रहा था, आप ग्रुप में डाले थे, न्यूज वाले ग्रुप में, कि पटना में जो चेन स्नैचिंग की घटना हो रही है उसमें कई लोग आज गिरफ्तार हुए हैं। तो दर्शकों को बताइए, चूंकि चेन स्नैचिंग की घटना से पटना में कम से कम लोग काफी परेशान हैं।
जी देखिए बिल्कुल चूंकि पिछले लगभग 27 चैन स्नैचिंग की घटना जो है वो इन चारों ने जो है घटना को अंजाम दिया था और 5 मामले जो है इसकीपुरी थाने के हैं और 7 जो है शास्त्री नगर के हैं और कई इलाकों के हैं। मतलब लगभग 12 थानों का क्षेत्र में जो है ये घूम घूम कर चैन स्नैचिंग करते थे। और सबसे मजेदार चीज़ ये है कि पुलिस को ये लोग चकमा देते थे कि इनका घर जो है वैशाली जिले के देसरी में है और वहाँ से वो निकलते थे तो उनकी गाड़ी पे सही नंबर प्लेट पाया जाता था, लेकिन जैसे ही ये पटना पुल पार करने लगते थे इनका नंबर प्लेट चेंज हो जाता था ताकि यदि किसी घटना को अंजाम देते हैं और पटना में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें उनकी तस्वीरें कैद होती है तो पुलिस गाड़ी के नंबर से उनको न पकड़ पाए, इसको लेके वो नंबर बराबर चेंज कर लेते थे। और इसी क्रम में जो है पटना पुलिस कई टीम जो है वो काम कर रही थी। सिविल में एक युवक को जो है पुलिस ने पकड़ा और जब उसे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने सारे राज जो है वो खोल दिए। उसके बाद पुलिस ने रेड मारा है, 3 चैन और 2,28,000 कुछ पैसे जो हैं वो बरामद किया गया है और एक सोनार को भी गिरफ्तार किया गया है। वो सोनार का रोल था कि ये लोग जो चैन झपटते थे उसे वो गलाकर दूसरा सोना बनाकर वो बेच देते थे। तो बिल्कुल एक सफल उद्भेदन हुआ है और पटना पुलिस का जहां तक दावा है कि इससे कहीं ना कहीं चैन छिनताई की घटना में जो है वो कमी आएगी। चंदन जी, और क्राइम से जुड़ी कोई बड़ी खबर आपके पास? जी बिल्कुल, चूंकि देखिए आज जो है 148 अपराधियों को जो है एक मुहिम चलाकर जो है वो गिरफ्तार किया गया है और चूंकि लगातार बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से गाइडलाइन आ रहा था सभी जिले के एसपी को कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें जो है धरपकड़ करे और जितने भी जेल से भी अपराधी छूटे हैं उन पर भी निगरानी रखे ताकि वो क्राइम जो है फिर से न कर पाए। तो इसको लेकर लगातार पटना के जो एसएसपी हैं उनके द्वारा से टीम नेतृत्व काम कर रही है और 148 अपराधी को जो है गिरफ्तार किया गया है। चलिए, धन्यवाद चंदन। हमारे साथ मंजेश जी है। मंजेश जी, एक खबर आज काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज नालंदा में लोगों से अपील की है, बिहार वासियों से, कि उनके पिता ने बहुत ही बेहतर काम किया है बतौर मुख्यमंत्री, तो उनके पिता को एक बार फिर से वोट दे करके जिताएं और मुख्यमंत्री बनाएं। क्या खबर है? सर, ये नालंदा की बात नहीं है, बख्तियारपुर गए हुए थे आज नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ ही निशांत भी गए हुए थे। दरअसल वहाँ पर नीतीश कुमार के पिताजी और 2-3 स्वतंत्रता सेनानी के वहाँ पर जो है प्रतिमा के पास जो है राजकीय समारोह आयोजित किया गया था और वहीं पर निशांत कुमार अपने पिता के साथ गए थे। वहाँ पत्रकारों ने उनसे इस मामले में पूछना चाहा कि क्या आप राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस दौरान उन्होंने राजनीति में आने के सवाल को तो टाल दिया, लेकिन चुनाव को लेकर उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे पिताजी और मेरे पिताजी की पार्टी पर भरोसा करें और उन्हें जो है विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएं। आपको लगता है कि नीतीश जी अपने बेटे को ला सकते हैं राजनीति में? सर, जिस तरीके से अभी तक जो बातचीत चल रही है, एक तरफ से ये भी कहा जाता है, कुछ जदयू के भी कुछ नेता लोगों का कहना कि हाँ नीतीश कुमार जी को अपने बेटे को लाना चाहिए राजनीति में, वहीं दूसरी तरफ सीधे आपको उन्होंने एयरपोर्ट पर क्या क्या, मुझे लगता है कि विवेक या मही पर से किसी की खबर थी, मही मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि मही यही खबर है ये। तो मही जी, क्या खबर है? ओवैसी साहब आए हैं, क्या कुछ लाए हैं बिहार के लिए? जिस तरह से 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव और सारी पार्टियां जो हैं वो बिहार में ही जो है उसकी पूरी तैयारियां कर रही, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ली जाए, चाहे कल जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर साहब क्या है, जब उनसे एयरपोर्ट पर हम लोगों ने सवाल किया कि आखिरकार क्या चुनाव में आप लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ेंगे। आखिर कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये समय के गर्द में है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन पिछली बार जिस तरह से हमारे जो विधायक चुन के आए थे, हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार उससे भी अधिक विधायक चुन कर आए। चलो, तो अब समय हमें इजाजत देता है और हमारा जो पीसीआर है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, वो वहां से अब कमांड दिया जा रहा है कि अब प्रोग्राम को समाप्त किया जाए। तो फिलहाल आपको अगर ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे YouTube पर आप जाइए, न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारी खबरों को, और लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे टीवी चैनल 22 स्कोप पर आप बने रहिए। और तब तक के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप